अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो मेरी पिछली वीडियो थी वो थी अरेस्ट के बारे में। एक इंसान को जब उसने कोई जुर्म किया होगा तो उसके बाद जब उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, उसके बाद कौन सा चारा उसके पास रहता है कि वो कैसे इस पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी में अगर होगा, कैसे वो वहाँ से बाहर आए। उसको हम बेल कहते हैं या जिसको हम उर्फ आम में ज़मानत भी कहते हैं। सबसे पहले ज़मानत होता क्या है? ज़मानत का मतलब ही ये होता है अगर कोई इंसान किसी की कस्टडी में बंद है, वो पुलिस थाने में बंद हो या किसी जेल में बंद हो, वहाँ से उसकी रिहाई को हम बेल कहते हैं, ज़मानत कहते हैं। और जो ये ज़मानत हो किस बिना पे दी जाती है कि वो कोई सिक्योरिटी दे देता है, कोई उसके हक में ज़ामिन रहता है, वो ज़मानत देता है कि अगर वो कल हाज़िर ना होगा मैं उसके बदले ज़िम्मेवार होगा। या उससे कोई कैश सिक्योरिटी, उससे कुछ कहते हैं कि पैसे जमा कराओ कोर्ट में तब जाके हम आपकी रिहाई कर सकते हैं। अब जो ये बेल होती है या ज़मानत जिसको कहते हैं, इसके 2 किस्म होते हैं। एक 2 जराइम जो रहते हैं वो 2 किस्म के रहते हैं। एक वो रहते हैं कि जिनमें हमें बेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनमें बेल एज़ अ मैटर ऑफ राइट रहता है। मतलब किसी ने अगर कोई छोटा-मोटा जुर्म किया होगा, उसको हम बंद नहीं करते, उसको जेल में नहीं डालते, उसमें थाने में नहीं बंद करते, बल्कि उसको वहाँ पे कोई बेल बॉन्ड साइन करा के उसको छोड़ देते। अब कुछ जराइम ऐसे होते हैं कि जिनको क्या है जो नाकाबिल ज़मानत होते, जिनको ज़मानत वहाँ पे नहीं मिल सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसको हम कहते हैं। उस सूरत में उनके साथ क्या होता है, उनको कैसे हम रिहा कराएँ, उन्हीं पे मैं बात करूँगा। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि जो जराइम जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक क्राइम ऐसा होता है कि जिसको इंडियन पेनल कोड में जिनको जुर्म कहा गया होगा। कुछ जराइम ऐसे हो सकते हैं जिनको स्पेशल लॉज़ में जुर्म कहा गया होगा। मिसाल के तौर पे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में हो सकता है। इसी तरह से अनलॉफुल एक्ट में किसी को बंद किया जा सकता है। इस तरह से पीएमएलए एक्ट में बंद किसी को किया जा सकता है। ये जो सभी ऑफेंस या एससी-एसटी एक्ट में बंद किया होगा, ये सभी जो ऑफेंस है इनको हम कहते हैं स्पेशल ऑफेंसेस, क्योंकि इनके रिगार्डिंग एक अलग कानून रहता है जो इनको सज़ा देती है, जो कहते हैं कि ये जराइम है। अब जो ये बेल का जो प्रोविज़न है, इनमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है? जो अगर कोई ऑफ़ेंस जो इंडियन पेनल कोड में होगा, उसमें जो ज़मानत के चांसेज़ है वो ज़्यादा रहते हैं। अब अगर वही कोई जुर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में होगा, इस तरह से एनडीपीएस एक्ट में होगा, इस तरह से पीएमएलए एक्ट में होगा, इस तरह बहुत सारे जो स्पेशल ऑफ़ेंसेस होंगे, उनमें अगर वो मुलव्वस पाया गया, उस सूरत में उसके लिए जेल से रिहाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब मैं बात करूँगा दोनों जो इंडियन पेनल कोड के अंदर जो ऑफेंसेस आते हैं, जो क्राइम आते हैं, जो जराइम आते हैं और जो वो ऑफेंसेस जो स्पेशल लॉज में आते हैं और उनमें ज़मानत हम कैसे हासिल करें। सबसे पहले मैं करूँगा आईपीसी की बात। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 1। वो बात करता है कि कौन से जो इंडियन पेनल कोड में ऑफेंसेस है, जराइम है, कौन बेलेबल है और कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। विद रिगार्ड टू जो स्पेशल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें ये फ़र्क रहता है कि मिसाल के तौर पर या तो जो कंसर्न एक्ट जो होगा, वो कहेगा कि कौन-कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे और कौन-कौन से नॉन बेलेबल होंगे। अब कोई एक्ट, कोई स्पेशल ऑफेंस ऐसा रहता है, स्पेशल लॉ में ऐसा रहता है कि वहाँ ये कहा ही नहीं गया कि ये बेलेबल हो या नॉन बेलेबल। उस सूरत में अगर वो 3 साल से कम उसकी सज़ा होगी, तो उसको हम बेलेबल कहेंगे। अगर उस 3 साल से ज़्यादा की सज़ा उसको हम कहेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस या जिसको नाक़ाबिल ज़मानत जुर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बात जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें कौन-सा सेक्शन डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, जिनमें बेल एज़ अ मैटर ऑफ राइट है। अगर आपको पकड़ा गया तो आपको बेल ज़मानत वहाँ पे ही मिलेगी, आपको कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर सेक्शन 436 जो इंडियन पेनल को ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, वो बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपका मैंडेटरी आपका हक बन जाता है कि आपको बेल देनी ही देनी है, आपको ज़मानत मिलनी ही मिलनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल उसको हम कह सकते हैं जिसके जिसके बारे में अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है और उसने इतनी सज़ा काटी हो किन ऑफेंसेस में, जिनमें सज़ाए मौत ना हो, जिनमें उम्र कैद की सज़ा ना हो। अगर किसी भी ऑफेंस में उसको बंद किया गया है और उसने आधा आधा जितना, अगर उसके 10 साल की सज़ा है, उसने उसमें 5 साल की सज़ा अभी तक काटी है। उस सूरत में उसे जब तक उसने 5 साल की सज़ा काटी होगी, उसको ये हक मिलता है कि उसको कोर्ट उसको ग्रांट करेगा बेल एज़ पर सेक्शन 437 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इस तरह से आपका एक और जिसको हम कहते हैं आमतौर पे डिफ़ॉल्ट बेल, ये आपका हक रहता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि जब एक अरेस्टेड पर्सन को बंद किया जाता है, उसको पहले 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले ले जाना चाहिए। फिर उस पूरे में उसको पहले पुलिस कस्टडी में भेज सकते हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में भी भेज सकते हैं।
अब अगर कोई किसी ने कोई ऑफेंस किया होगा और उसके उसके जो ऑफेंस है उसमें 60 दिन की सज़ा, मतलब 60 डेज के अंडर पुलिस ने चालान पेश न की होगी, या 90 दिन 90 दिन के अंदर उसने चालान पेश न की होगी, उस सूरत में उसका एक हक बन जाता है कि 90 दिन में अगर उन्होंने चालान पेश न किया हो या 60 दिन में चालान न पेश किया होगा, उसको बेल का हक मिल जाता है, क्योंकि वो एज ए डिफ़ॉल्ट बेल उसका राइट बन जाता है। अब इसी तरह से, क्योंकि इनमें कस्टडी पीरियड जो है कि इनमें ये कहा गया कि आपको इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है या 90 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है। अब कुछ ऐसे ऑफेंसेस रहते हैं जिनमें आपको जो कस्टडी पीरियड है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को और ज़्यादा टाइम दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एनडीपीएस केसेस जो होते हैं उनमें पुलिस को ये हक है कि एक 180 डेज तक वो मतलब चालान पेश कर सकते। अब अगर उनको लगे कि हमें और टाइम चाहिए, उनको 1 साल तक के भी का भी टाइम दिया जा सकता है कि आप अपना चालान पेश करो। उस सूरत में ये होगा कि उनकी जो बेल 90 डेज में नहीं होगी, उनकी डिफ़ॉल्ट बेल 60 डेज में नहीं मिलेगी, बल्कि उस सूरत में या तो 180 दिन के बाद ही मिलेगी अगर उन्होंने चालान पेश न किया हो, या 1 साल के बाद भी मिल सकती है अगर उन्होंने तब भी चालान पेश न किया हो। इस तरह से अनलॉफुल एक्ट में ये है कि उनमें जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड वो 180 दिन का है। अगर 180 दिन के अंदर उन्हें चालान पेश ना, तो उस सूरत में आपको एज ए डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। आपका हक बन जाएगा कि आपको बेल मिल ही जाएगी। ये रहा है कि कुछ ऐसे मैंडेटरी प्रोविज़न जहाँ पे आपको बेल मिलनी ही मिलेगी है, और उसमें उनके पास, कोर्ट के पास भी कोई डिस्क्रिशन नहीं रहता है, कोई पावर नहीं रहता है कि आपको रोके रखे। अब उसके बाद होते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो जराइम जिनको एज ए जिनमें ज़मानत आपका हक नहीं रहता है, बल्कि ये रहता है जो जज साहब रहते हैं उसकी स्वाबदीदा पे रहता है, उसकी डिस्क्रिशन पे रहता है कि वो आपको बेल दे या ना दे। अब जो इंडियन पैनल कोड में जो ऑफेंसेस रहते हैं उनमें आमतौर पर जो बेल जूरिस्प्रूडेंस है, जो बेल का कानून है, वो यही कह रहा है कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन जेल, बेल इज अ राइट एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। उनमें यह कहा गया कि ज़्यादातर तौर पे ये कि उनको बेल ही दे दो, उनको जमान पे रिहाई करो, जेल मत भेजो उनको, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल कानून जो है, वो जो फौजदारी कवानीन जो है, वो इस उसूल पे चलते हैं कि हर कोई इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, हर कोई इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी हम नहीं मान लेंगे, जब तक ये प्रूव ना होगा कि उसने जुर्म किया होगा। ये रहे नॉन बेल ऑफेंसेस की वो बात कि उनमें कैसे आपको बेल मिल सकती है। अब रहे बात वो कि जैसे स्पेशल ऑफेंसेस है, मैंने कहा कि जो इंडियन पेनल कोड में जो ऑफेंसेस हैं उनमें किसी हद तक जज साहब की जो डिस्क्रिप्शन रहती है, वो डिस्क्रिप्शन इस बेस पे रहती है कि उसको लगे ये है कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। उनको अगर छोड़ ही देंगे वो ज़्यादा बेहतर है कि जेल भेजने से बेहतर है कि उनको रिहाई किया जाए, उनको जमानत पे रिहाई किया जाए। अब कैसे कुछ ऑफेंस ऐसे रहते हैं, मैंने कहा स्पेशल लॉज, मिसाल के लिए एनडीपीएस एक्ट रहता है, यूपा रहता है, एससी/एसटी एक्ट रहता है, पीएमएलए एक्ट रहता है। ये जो बहुत सारे कवानीन ऐसे रहते हैं कि जिनमें आपका जो ये हक है ये थोड़ा मुश्किल रहता है। उनमें जो डिस्क्रिप्शन जो रहती है, जो जज साहब के जो मतलब स्वाबदीदा रहते हैं, जो उसके मतलब पावर्स रहते हैं, वो किसी हद तक कर्टेल किए गए हैं। उनको थोड़ा तंग किया गया है उनके पावर्स को। और उनमें जो एक मतलब स्पेशल लॉ, जैसे यूपा का जो सेक्शन 43 जो है, वो ये कह रहा है कि यूपा ऑफेंसेस में अगर कोई किसी को अनलॉफुल एक्ट में पकड़ा गया, उसको पहले ये कह रही एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी उसको। दूसरी बात ये कही गई कि अगर उसकी जो बेल क्या जो वो एक तरह का रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसको पहले प्रूव करना है कि मैं इनोसेंट हूँ किसी तरह, और प्रिमा फेसी ये दिखाना है कि मैं इनोसेंट हूँ, तब जाके उसको रिहा किया जाएगा। और पुलिस को इतना ही करना है कि हमें प्रिमा फेसी, हमें ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि इसने किया होगा, तो उसको बेल उसकी रिजेक्ट हो सकती है। इस तरह से एनडीपीएस एक्ट में जो सेक्शन 37 है, वो भी यही कह रहा है कि प्रिमा फेसी आपको प्रिमा फेसी रीजनेबल ग्राउंड दिखाने है कि आपने ये जुर्म नहीं किया होगा, उस सूरत में आपको बेल मिलेगी। इस तरह से पीएमएलए एक्ट, मिसाल फाइनेंशियल ऑफेंसेस है, जैसे पी चिदम्बरम को एक केस में पकड़ा गया था, उसमें ये कहा गया कि मगर अगर कितना भी ग्रेव ऑफेंस की ग्रेविटी हो, आपको ये नहीं देखना कि ये हीनियस क्राइम है, बल्कि ये भी देखना जो एक्विजिशंस है, जो उसके खिलाफ जो मतलब एलिगेशन है, वो भी देखनी है कि आया इसने किया है या नहीं। सिर्फ ये नहीं कि उसको पीएमएलए में फंसाया गया हो, किसी को यूपा में फंसाया गया हो, किसी को एनडीपीएस केस में फंसाया गया हो, मगर ये देखना है कि सच में उसके खिलाफ केस बन भी रहा है नहीं। और ये कोर्ट को देखना पड़ेगा इन चीज़ों में कि उसके खिलाफ बनता है नहीं, क्योंकि जो पी चिदम्बरम जो थे उसको क्योंकि उसके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का केस था, तब भी उसको बेल दी गई, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये दिखाया गया कि उसका जो केस है वो सब मुश्किल नहीं है, जो उसके खिलाफ एलिगेशन है वो उतने मतलब फिजिबल नहीं है, कि वो उतना टेनेबल नहीं है कि वो खड़े हो जाए और उसको हम पकड़ सकते हैं और बंद रख सकते हैं।
ये मैंने दोनों का कंपैरिजन किया कि बेलेबल जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है जो इंडियन पेनल कोड में रहते हैं उनमें थोड़ा बेल आसान रहता है, उनमें जमानत लेना आसान रहता है। जुजाई कि जो स्पेशल ऑफेंसेस है उनमें बेल लेना बहुत मुश्किल रहता है, उनमें साल भी लग सकते, 2 साल भी लग सकती है और उनमें इन्वेस्टिगेशन पीरियड भी ज़्यादा रहता है। अब इसके बाद है कि जो हम आमतौर पे देखते हैं कि अब अगर किसी ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाल दी और पहली जो इसकी बेल एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट किया कंसर्न कोर्ट ने, अब उस सूरत में एक आदमी को ये हक रहता है कि वो सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, वो दूसरी बेल एप्लीकेशन भी उसी कंसर्न कोर्ट में डाल सकते हैं। किस बिना पे डाल सकता है कि वो ये दिखाए कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जब मैंने आपके सामने कोर्ट के सामने अपनी बेल एप्लीकेशन पहले डाली थी उस वक्त कुछ हालात थे, अब जब मैं दूसरी बार अपनी बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने डालूँ हालात चेंज हो चुके हैं। उस सूरत में भी ऑन द बेस ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो वो कंसर्न कोर्ट है वो उसको सुन सकता है और उसको बेल पे रिहा कर सकते हैं। इसके बाद होता है मैं कहता हूँ ट्रांजिट बेल का। मिसाल के तौर पर किसी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है और अब वो किसी दूसरी जुरिडिक्शन में रह रहा है। मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट का बंदा है, उसके खिलाफ एक डिस्ट्रिक्ट में किसी कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है, या कोई एक स्टेट में रह रहा है और उसके खिलाफ दूसरी स्टेट के किसी कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। उस सूरत में जब उसको ये हक रहता है कि क्योंकि वो दूसरे स्टेट में जब उसको पकड़ा जाएगा वो वहाँ पे ही अपने लिए बेल का इंतज़ाम कर सकता है, वहाँ से बेल ले सकता है और इसलिए ले सकता कि मैं वहाँ दूसरे कोर्ट में पेश हो जाऊँ, उसको हम कहते हैं ट्रांजिट बेल। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ कि जो नया कानून जो आ गया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई है। जो पहले जो बेल के जूरिस्प्रूडेंस है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो बेल के बारे में कहा गया था, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाई गई। इसमें सबसे पहली बार आया इसमें ये बेल क्या है इसकी डेफिनेशन दी गई है, बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या रहता है, इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन में इनको डिफाइन किया गया है। किसमें वो बेल हो या बॉन्ड हो, इन तीनों चीज़ों को डिफाइन किया है किसने, इस नए कानून ने। इस तरह से इसके बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनमें मतलब जैसे सेक्शन 478 से लेके 496 जितना भी बेल के बारे में, बेल बॉन्ड हो, बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो, हाई कोर्ट के पावर्स क्या रहते हैं, सेशन जज के पावर्स क्या रहते हैं, इन सब के बारे में बात की गई है। मगर इसमें जो सबसे बड़ी चेंज लाई गई है वो सेक्शन 479 बात कर रहा है, वो अंडर ट्रायल इसकी बात कर रहा है। जो मैंने कहा कि अंडर ट्रायल ने अगर उसने किसी ऑफेंस में जिसमें जिसकी जिसमें सजाए मौत ना हो, जिसमें सजा उम्र कैद की ना हो, उन ऑफेंस में अगर उसने आधी सजा काटी हो उसको एज ए मैटर ऑफ राइट उसको जेल से रिहा किया जा सकता है, रिहा किया जाता है। इसमें ये कहा गया कि वो तो है ही, अगर वो उन सूद में आधी जब उसने आधा सजा काट ली हो कि उसको रिहा करो। इसमें और एक बार है, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होगा जिसने पहली बार कोई जुर्म किया होगा, उस सूरत में उसने अगर 1/3 थर्ड मतलब फोर्थ अगर किसी के 9 ईयर्स की सजा है, अगर उसने 3 ही साल काटे होंगे उस सूरत में भी उसको एज ए अंडर ट्रायल उसको रिहा किया जा सकता है। इस तरह से इसमें और एक बात की गई है वो है सेक्शन 481। अगर आप किसी को अपील करनी हो किसी दूसरे कोर्ट में, उसमें ये कहा गया कि वो जिस कोर्ट ने उसके खिलाफ कन्विक्शन की हो, बंद किया हुआ हो, वो उसको रिहा कर सकते हैं इस बिना पे कि उसको वो चाहता है कि दूसरे कोर्ट में अपील करे। ये थी सभी चीज़ें जो बेल के बारे में बात कर रही थी। मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि सेक्शन 436 की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। सेक्शन 437 जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल क्या क्या प्रोविजन रहता है, क्या क्या रहता है, उसमें मैजिस्ट्रेट जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास पावर क्या रहती है कि किन सूत्रों में वो बेल दे सकते हैं, उस पर बात की जाती है। उसके सेक्शन 438 जो है वो कह रहा है एंटिसिपेटरी बेल की बात कर रहा है। उसके बाद सेक्शन 439 जो है वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स के बात कर रहा है कि वो किन किन सूत्रों में बेल किसी को जमानत पे रिहा कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 167 जो मैंने कहा वो डिफ़ॉल्ट बेल की बात कर रहा है। इस तरह सेक्शन 81 जो है वो ट्रांजिट बेल की बात कर रहा है, या जिसको हम कह रहे हैं नॉन बेलेबल वारंट जिसके खिलाफ इशू हुआ होगा। 79 to 81 जो सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के वो इस बारे में बात कर रहे हैं। ये थी मेरी तरफ से थोड़ी बहुत जानकारी बेल के बारे में। थैंक यू, शुक्रिया।